वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 23 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अंतरिम या पारगमन अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी जब एफआईआर किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो। तो देख लेते हैं जमानत क्या होती है। तो जमानत यह एक आरोपी व्यक्ति की हिरासत से इस शर्त पर न्यायिक रिहाई है कि आरोपी व्यक्ति बाद में तारीख में अदालत में पेश होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 से 439 जमानत की अवधारणा से संबंधित है। सीआरपीसी के तहत किसी भी आरोपी को पुलिस अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जा सकती है। अग्रिम जमानत क्या होती है? तो अग्रिम जमानत ये किसी व्यक्ति को प्रत्याशा और गिरफ्तारी की आशंका में दी गई जमानत है। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत कोई भी व्यक्ति जो ये समझता है कि उस पर गैर जमानती अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में किया जाएगा जहां अपराध होने का आरोप है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले की जमानत है और यदि न्यायालय में अग्रिम जमानत दे दी है तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर अग्रिम जमानत मतलब अदालत द्वारा मिल जाती है तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा उपाय है जिसके खिलाफ उसे झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो आमतौर पर पेशेवर या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण होता है, क्योंकि यह गिरफ्तार होने से पहले ही झूठे आरोपी व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करता है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांजिट अग्रिम जमानत इसकी मांग तब की जाती है जब व्यक्ति के खिलाफ मामला उस राज्य से अलग राज्य में दायर किया गया हो या दायर होने की संभावना हो। यह उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। ट्रांजिट जमानत का उद्देश्य व्यक्ति को जमानत की अनुमति देना है ताकि वे अग्रिम जमानत के लिए उस राज्य में उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकें जहां मामला दायर किया गया है। परागमन अग्रिम जमानत के प्रभाव में इसका परिणाम यह होगा कि दूसरे राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर दिए बिना ही उसके गृह राज्य से गिरफ्तार कर सकती है। परागमन अग्रिम जमानत में पालन की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल किसी भी अन्य अग्रिम जमानत आवेदन के समान ही है। परागमन अग्रिम जमानत की अवधारणा भारतीय कानून संहिताबद्ध नहीं है, लेकिन यह न्यायिक अभ्यास और कानूनी मिसालों के माध्यम से इसे अपनी पहचान मिली है। हमारा अगला आर्टिकल है वायुमंडलीय तरंग प्रयोग के बारे में। तो देख लेते हैं। अभी नासा और अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए नासा ने अभी एयर ग्लो का अध्ययन करने के लिए वायुमंडलीय तरंगों का प्रयोग लॉन्च करने के लिए तैयार हुआ है। तो अभी देख लेते हैं वायुमंडलीय तरंगीय प्रयोग। तो यह अपनी तरह का नासा का प्रथम प्रयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच जो पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना है। इसकी योजना नासा के होलियो फिजिक्स खोजकर्ता कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। यह मिशन इस संबंध का अध्ययन करेगा कि वायुमंडल की निचली परतों में तरंग ऊपरी वायुमंडल और इस प्रकार अंतरिक्ष के मौसम को कैसे प्रभावित करती है। इसे लॉन्च कर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के बाहरी हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। ये सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी की तरफ अभिमुख होना और रंगीन प्रकाश बैंडों को रिकॉर्ड करेगा जिन्हें सामान्यतः एयर ग्लो के रूप में जाना जाता है। नासा का यह मिशन ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष के मौसम को संचालित करने वाली जो शक्तियां होती हैं उनका संयोजन को समझने की कोशिश करेगा। ये मेसोपोज पृथ्वी की सतह से लगभग 85 से 87 किलोमीटर ऊपर में वायु की चमक को मापेगा जहां वायुमंडल तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। इस ऊंचाई पर अवरक्त बैंडविड्थ में हल्की एयर ग्लो को पकड़ना संभव है जो सबसे चमकदार प्रतीत होता है जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये उन ऊंचाइयों पर उपग्रह द्वारा आमतौर पर देखी जा सकने वाली तरंगों की तुलना में अधिक सूक्ष्म क्षैतिज पैमाने पर तरंगों को हल करने में सक्षम होगा जो मिशन को अद्वितीय बनाता है।
आयन मंडल का स्वास्थ्य, जिसकी निचली परतें अंतरिक्ष की के किनारे पर स्थित हैं, ये निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नासा का अबे क्या कार्य करेगा? तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में रंगीन वायु चमक की केंद्रित का मैपिंग मतलब करेगा, और स्थापित AWE का उन्नत मेसोस्फेरिक तापमान मैपर है, जो मेसोपॉज यानी मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच का क्षेत्र होता है, इसको मेसोपॉज बोलते हैं। इसको स्कैन करके या मैप करने वाला एक उपकरण है। एक इमेजिंग रेडियोमीटर युक्त 4 समान दूरबीनों का उपयोग करके वैज्ञानिकों को विशिष्ट तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश की चमक प्राप्त करने की उम्मीद है। इस जानकारी को फिर एक तापमान मानचित्र में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एयर ग्लो गतिविधियों को प्रकट कर सकता है। अंततः पूरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम में उनकी भूमिका के बारे में संकेत भी दे सकता है। अब देख लेते हैं एयर ग्लो क्या है। तो एयर ग्लो ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल की एक हल्की सी चमक है, जो आसमान में दिखाई देती है, हल्की सी, जो वायु के अणुओं और परमाणुओं के सौर पराबैंगनी और एक्स विकिरण के चयनात्मक अवशोषण के कारण उत्पन्न होती है। अधिकांश वायु चमक पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 300 किलोमीटर ऊपर के क्षेत्र से निकलती है, जबकि सबसे चमकीला क्षेत्र होता है वो 97 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर केंद्रित है। जो सबसे चमकीला जो क्षेत्र है वो 97 किलोमीटर पर है। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं IOM के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने अभी हाल ही में कहा है कि लीबिया के तट पर 662 अवैध प्रवासियों को बचाया गया है, तभी ये चर्चा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में देख लेते हैं। तो इसको 1951 में स्थापित किया गया था, और IOM प्रवास के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। IOM प्रवासी शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है जैसे कि एक व्यक्ति जो अपने सामान्य निवास स्थान से दूर चला जाता है, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार, या अस्थायी या स्थायी रूप से, और कई कारण होते हैं जो प्रवासन की डिफिनीशन को डिफाइन करता है। ये राज्यों के अनुरोध पर प्रवासों के साथ साथ आंतरिक रूप से भी विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और अन्य विस्थापित लोगों को प्रवासन और विकास के 4 व्यापक क्षेत्रों में समर्थन करता है, प्रवासन की सुविधा प्रदान करता है और प्रवासन को विनियमित करता है, जो और जबरन प्रवासन से जो संबोधित करता है, जो जबरन जो प्रवासन होता है उसके लिए भी आवाज़ उठाता है। IOM ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्य करता है। इसमें प्रवासन को व्यवस्थित एवं मानवीय प्रबंधन करना, प्रवासन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और प्रवासन की चुनौतियों के व्यवहारिक समाधान की खोज में सहायता करना, शरणार्थियों को और आंतरिक रूप से जो विस्थापित लोग होते हैं उन दोनों को जरूरतमंद प्रवासियों को मानवीय सहायता प्रदान करता है। 2016 में IOM ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता किया था, जो एक संबंधित संगठन बन गया। IOM 2018 में महासचिव द्वारा स्थापित प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के समन्वय के रूप में कार्य करता है। IOM सामान्य रूप से श्रम गतिशीलता और प्रवासन की प्रभारी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। वर्तमान में इसके 172 सदस्य देश हैं और 8 राज्य पर्यवेक्षक देश हैं जो इसका दर्जा रखते हैं। भारत IOM का सदस्य है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल देखते हैं। तो हमारा अगला आर्टिकल है नर्मदा नदी के बारे में। तो ये है मध्य प्रदेश का मैप, और ये मध्य प्रदेश का पूरा मैप है, और ये है नर्मदा नदी। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाउंड्री से अमरकंटक जगह है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये इसका जो एरिया है तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और ये मध्य प्रदेश 3 राज्यों से होकर ये बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अभी हाल ही में राज्य सरकार को जो नर्मदा नदी के आसपास निर्माण कार्य संबंध में उन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दिशा निर्देश अदालत में पेश करने के लिए समय दिया, जहां पे राज्य में नर्मदा नदी बहती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये नर्मदा नदी ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर मतलब बहती है, पश्चिमी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल, तो इस नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड नामक एक छोटा सा जलाशय है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी पर 1057 मीटर यानी 3467.8 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से निकलती है। इसका कोर्स, तो ये नदी गुजरात के भरूच से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में अरब सागर कैम्बे की खाड़ी में गिरने से पहले ये बिंद और सतपुड़ा
पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इसकी लंबाई तो इस स्रोत से समुद्र तक नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर यानी 815 मील है। ये उन नदियों में से एक है जो दरार घाटी में बहती है। दरार घाटी मतलब रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं, रिफ्ट वैली में बहती है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच ये विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। मतलब उत्तर भारत पूरा अगर भारत का मैप देख लें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दरार के मतलब उसके विभाजक के रूप में ये कार्य करती है। इस नदी में कई झरने हैं। इसमें विशेष रूप से जबलपुर के दक्षिण पश्चिम में एक धुआंधार झरना है। इस नदी की सहायक नदियां तो नर्मदा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तवा, बारना, हिरन और ओरसांग नदियां। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बांद्रा भान नर्मदा नदी में मिलती है। हमारा अगला आर्टिकल है जोखिम भार के बारे में यानी रिस्क वेट के बारे में, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों का जोखिम भार बढ़ाकर बैंकों और गैर बैंक वित्तीय कंपनियों के लिए धन की लागत को बढ़ा दिया है। तो तभी ये खबरों में है, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और जो NBFCs हैं इनके द्वारा उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को बढ़ाकर 125% कर दिया गया है, जो पहले 100% था। जोखिम भार के बारे में देख लेते हैं। तो ये बैंक द्वारा उधार दिया गया प्रत्येक रुपए की लागत है जो उनकी पूंजी पर स्थित प्रभाव डालता है। जोखिम भारित परिसंपत्तियां तो इनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैंक को अपनी उधार गतिविधियों और उनके परिसंपत्तियों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में पूंजी की न्यूनतम राशि रखनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में बेसल समिति द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता उपाय के रूप में भारत में बैंक और विदेशी बैंक सहित जोखिम परिसंपत्ति अनुपात प्रणाली शुरू करने के लिए निर्णय लिया था। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये यदि जोखिम भार कम होगा तो ब्याज दर भी कम होगी। अगर जोखिम भार कम होगा तो ब्याज दर भी कम होगी। इसलिए जोखिम भार उधारकर्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है और ऋण के मूल्य निर्धारण के माध्यम से ये दिखाई देती है। RBI जोखिम भार में वृद्धि से NBFC के लिए फंडिंग लागत में वृद्धि होने से पूंजी आवश्यकताओं पर प्रभाव डालता है। हमारा अगला आर्टिकल है टैंटलम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलुज नदी के रेत से एक दुर्लभ धातु टैंटलम की उपस्थिति प्राप्त की है। ये टैंटलम धातु है, ये टैंटलम है, ये रेत से प्राप्त किया है इसी को। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 73 तत्व के एक परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या है। इस दुर्लभ धातु का नाम ग्रीक पौराणिक व्यक्ति टैंटलस के नाम पर रखा गया है। इसके गुण क्या है? तो ये ग्रे रंग और भारी बहुत कठोर धातु है। ये उपयोग में आने वाली सबसे अधिक संरक्षण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। इसमें उच्च संरक्षण प्रतिरोध होता है क्योंकि हवा में संपर्क में आने से ये एक ऑक्साइड परत बनाता है। इस परत को हटाना बेहद मुश्किल होता है, भले ही इसे प्रबल और गर्म अम्ल वातावरण के साथ संपर्क में लाया जाए। शुद्ध टैंटलम काफ़ी लचीला होता है, अर्थात इसे बिना टूटे पतले तार या धागों में भी खींचा जा सकता है, इतना मुलायम होता है। ये 150 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर रासायनिक प्रक्रिया के प्रति लगभग पूरी तरह से प्रतिरक्षित है और ये केवल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लोराइड आयन युक्त अम्लीय विलयन और मुक्त सल्फर ट्राइऑक्साइड द्वारा प्रतिक्रिया करता है। इसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है जो केवल टंगस्टन और रेनियम के से अधिक होता है। जब इसे अम्लों के माध्यम में रखा जाता है तो इसमें किसी भी ग्रहण करने में असमर्थ होता है। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो इसका सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किया जाता है। टैंटलम से निर्मित संधारित्र किसी भी अन्य प्रकार के संधारित्र की तुलना के बिना अधिक रिसाव के छोटे आकार में अधिक बिजली संग्रहित करने में सक्षम है। ये उन्हें स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये टैंटलम का गलनांक उच्च होता है इसलिए इसे अक्सर प्लेटिनियम के विकल्प के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है जो अधिक महंगा है। ये दुर्लभ धातु का उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों
और हवाई जहाज़ों, मिसाइलों के घटक निर्माण के लिए भी किया जाता है। ये शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे कि सर्जिकल उपकरण या प्रत्यारोपण बनाने के लिए भी किया जाता है। टैंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट से बना एक मिश्रण ज्ञात सबसे कठोर पदार्थों में से एक है और इसका उपयोग हाई स्पीड मशीन उपकरणों के काटने वाले किनारों पर किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में। तो अभी एक्सरसाइज वज्र प्रहार करा गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष जो बल हैं उनके बीच में। तो ये संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र उमरोई मेघालय में शुरू हुआ है ये, और ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों के सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। ये भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण है जो संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र उमरोई में हुआ है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के प्रथम विशेष बल समूह के कर्मियों द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्व कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था जो भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास का 13वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह जो हिमाचल प्रदेश में है इसमें आयोजित किया गया था। वर्तमान संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक उमरोई की छावनी मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल है अभी लेसेंट की स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर एक काउंटडाउन रिपोर्ट 2023 आई है उसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। तो इसमें अत्यधिक गर्मी के कारण जो लोगों की श्रम करने की क्षमता कम होती जा रही है, इसके कारण 2022 में वैश्विक स्तर पर लोगों की आय का लगभग 853 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसमें निम्न और मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले जो देशों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर देश अधिक प्रभावित हुए हैं। इससे वैश्विक स्तर पर असमानताएं और बढ़ गई हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार के कम होने या समुद्री संसाधनों पर निर्भर आबादी की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ने से हो रहा है। रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशें हैं। तो इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु संकट के समाधान के लिए स्वास्थ्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए और जीवाश्म ईंधन के उपयोग का न्याय संगत, विवेकपूर्ण एवं तीव्र गति से चरणबद्ध समाप्ति पर बल देने की आवश्यकता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलेरेटर के बारे में। तो अभी देख लेते हैं। नीति आयोग ने अभी अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन यानी CSIRO ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। एक कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया के चक्रीय अर्थव्यवस्था में से संबंधित स्टार्टअप्स और लघु एवं मध्यम आकार के जो उद्यम होते हैं MSMEs उनका समर्थन करेगा। ये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसे बाजार शामिल होते हैं जो उत्पादों के उपयोग के बाद उसे स्क्रैप में देने के बजाय उसमें इस्तेमाल सामग्रियों से उत्पाद बनाने को प्रोत्साहन देते हैं। इस तरह नए उत्पाद बनाने के लिए नए संसाधन का उपयोग नहीं किए जाते हैं। इस कार्य में भाग लेने के लिए स्टार्टअप से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसे वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान इन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया में यात्रा करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जो स्टार्टअप हैं इसमें इनको 40 लाख रुपए तक की नॉन इक्विटी अनुदान प्राप्त करने के लिए ये पात्र होंगे। हमारा अगला आर्टिकल है गम्बूसिया मॉस्किटो फिश के बारे में। तो अभी हाल ही में मॉस्किटो फिश की 2 प्रजातियों पर एक नया अध्ययन किया गया है। इससे पता चला है कि इन प्रजातियों ने पूरे भारत में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में अलग अलग प्रसार किया है। ये प्रजातियां हैं गम्बूसिया एफिनिस और गम्बूसिया होलब्रूकी। गम्बूसिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर मछली की एक प्रजाति का उपयोग मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक कारक के रूप में किया जाता है। इस प्रजाति की मछली मच्छरों के लार्वा को खाती है। ये दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानिक प्रजाति है
और उसका पर्यावास तो ये उथले जल और सघन जो घनी वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे जो वहाँ उगते हैं शैवाल, उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ लार्वा एवं प्यूपा मौजूद होते हैं। इसे एक प्रमुख आक्रामक विदेशज प्रजातियों के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1928 में गम्बूसिया की पहली बार भारत में लाया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के बारे में। तो ये गुजरात में अभी घोल प्रजाति की एक मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। इसकी घोषणा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई। ये घोल प्रजाति की मछली हिंद महासागर में फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पर पाई जाती है। औषधियों में इसका प्रयोग और व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण इस मछली के स्विम ब्लेडर की कीमत बहुत अधिक होती है। इसका निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया के देशों विशेषकर हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया में किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो आई जिंग्लास को तैयार करने में इसमें आई जिंग्लास कोलेजन का एक रूप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वाइन और बियर को साफ करने के लिए किया जाता है। ये पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्यूरिनरी विकार से पीड़ित रोगियों के रक्तस्राव को भी रोकती है और सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों को तैयार करने में भी इसका कुछ प्रयोग किया जाता है। तो हमारे आज के आर्टिकल समाप्त हो गए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।